नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिवादन है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकार क्या हैं और हमारे संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को किन रूपों में संरक्षण प्राप्त किया था। और हमने बताया था कि भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों को 3 प्रकार से संरक्षित किया है। पहला कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। और दूसरा बताया था कि मौलिक अधिकारों का व्यापक रूप में जो निलंबन होगा तो वो केवल राष्ट्रीय आपात के समय में ही किया जा सकता है। ठीक, और उसमें भी 2 आर्टिकल हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। उन मौलिक अधिकारों को हम नहीं खत्म कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो और तीसरा हमने बताया था कि मौलिक अधिकारों में सदैव संशोधन जो होगा तो विशेष बहुमत से होगा। ठीक, इसी की कड़ी में हमने बताया था कि जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार थे तो 7 प्रकार के थे। तो जो 7 प्रकार थे तो उनमें से था एक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार। तो इसको हमने या संविधान ने संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार यानी आर्टिकल 31 को मूल अधिकारों की प्रवृत्ति से बाहर कर दिया, प्रकृति से बाहर कर दिया। ठीक, और इसी के तहत एक आर्टिकल था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, उसको भी बाहर किया गया था। तो आइए हम जानते हैं कि मूल अधिकारों के बारे में जानते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल 31 में क्या था और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में क्या था। तो देखो, जो आर्टिकल 19 था तो आर्टिकल 19 में था कि संपत्ति के भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने संपत्ति के अर्जन व व्ययन और धारण करने की स्वतंत्रता होगी या मतलब अधिकार होगा। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में था। ठीक, इसी के आधार पर जो आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 31 में भी यही चीजें थी। आर्टिकल 31 में यह था कि किसी भी व्यक्ति के विधि के प्राधिकार के बिना, किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 31 में यह था। अब जो संपत्ति का अधिकार है, तो अब संपत्ति का अधिकार जो है तो आर्टिकल 300A में है। आर्टिकल 300A में क्या है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और ये कहां पाया जाता है? तो ये भाग 12 में है। इस समय भाग 12 में है। ठीक, भाग 12 में है। तो पहले अब हम एक और चर्चा करेंगे। तो देखो, एक संविधान में एक संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2002 में। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और इसके द्वारा संविधान में, हमारे संविधान में इसके द्वारा हमारे संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया।
जोड़ा गया। ठीक। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, समझे, 2002 के द्वारा हमारे संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। ठीक। जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में रखा गया। ठीक। तो अब देखा जाए तो अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे यहाँ 6 प्रकार के मौलिक अधिकार पाए जाते हैं। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला एक, ठीक, तो ये हो गया समानता का मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 14 से 18 तक में पाया जाता है। 18 तक में पाया जाता है। ठीक। जो दूसरा मौलिक अधिकार है तो देखो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कौन से आर्टिकल में पाया जाता है? तो देखो ये आर्टिकल, ठीक, 19, ठीक, 20, 21A और 22 तक है में पाया जाता है। और इसी तरह ये 14 है, 15, 16, 17 और 18 तक ये हो गए। ठीक। आर्टिकल 3 है, ये जो तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से हैं? 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। और चौथा जो है हमारा धार्मिक शिक्षा का अधिकार। का अधिकार। ये है आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 तक में ये पाया जाता है धार्मिक शिक्षा यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो यहाँ पे हमने गलत किया है, हमको स्वतंत्रता लिखना है, शिक्षा नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का अधिकार। ठीक। आर्टिकल 5वां जो मौलिक अधिकार है वो हमारा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक
सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। अधिकार ये है हमारा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। तो देखो आर्टिकल 31 तो पहले से ही सस्पेंड है, यानी कि हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक, ये बात हमेशा याद रखना। और देखो छठा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार ये कहाँ पे है? देखो ये आर्टिकल 32 में है। ठीक, तो ये हमारे जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, ये हमारा 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक, इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22 में पाया जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। फिर हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28। और इसके बाद पांचवा जो मौलिक अधिकार है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार हो गया 29 और 30। इसके बाद छठा जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32। हम इसको एक एक तरफ से एक एक अधिकार को और एक एक आर्टिकल को परिभाषित करते हुए चलेंगे, जिससे हमारी समझ बहुत अच्छे से और व्यापक रूप में डेवलप हो सके। मतलब हम किसी को एक छोटी सी बात को हम बड़े विस्तार पूर्वक समझा सके। यानी कि हमसे कोई अगर व्यक्ति पूछ ले तो हम उसको बैठा के घंटे 2 घंटे एक चीज के लिए हम उसको बता दें, बढ़िया कायदे से उसको समझा दें कि उसके दिमाग में अच्छी तरह से घुस जाए। तो हम एक एक छोटी छोटी चीजों को लेकर चलेंगे और एक एक आर्टिकल को हम समझेंगे अच्छे से विस्तार से। ठीक, तो आप देख लीजिए, आप इसे लिख भी सकते हैं। और मेरे ख्याल से नोट्स बनाना तो बहुत आसान है और बनाना भी चाहिए, क्योंकि लेक्चर्स है सुनता है व्यक्ति और सुनने के बाद इरेज हो जाता है, मतलब माइंड से खत्म हो जाता है। तो उसको रिवीजन के लिए क्या है, हमारे पास अध्ययन सामग्री होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आप नोट्स बनाइए, बुक्स भी ले सकते हैं आप, जैसे एम लक्ष्मीकांत की बुक्स है, बहुत अच्छी बुक है राज्य व्यवस्था की, भारत की राज्य व्यवस्था। आप उसे लीजिए और उसके थ्रू आप चीज़ों को और वेरीफाई करके अच्छे से पढ़िए और अपनी समझ को बेहतर बनाइए। ठीक, तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स बनाइए और जो मैं लिखता जाऊं और जो मैं बताता जाऊं तो आप जो समझे कि ये उचित है और हमको इसमें नोट्स में लिखना चाहिए तो आप उसको नोट्स जरूर करें। और जो मैं लिख रहा हूं तो आवश्यक ही है, आप उसको नोट्स कर सकते हैं। ठीक, और नोट करना जरूरी भी है। ठीक, अब हम देखो इसको इरेज करते हैं और दूसरा कुछ हम और इसके आगे चलते हैं। आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि हम डायरेक्ट मौलिक अधिकार पे आ गए, मतलब आर्टिकल 14 से शुरू कर रहे हैं
हम 12 से 13 से, ये मतलब आर्टिकल 12 से 35 शुरू कर रहे हैं, हम 1 से क्यों नहीं शुरू कर रहे? तो देखो, चीजों को क्या है ना, सिस्टमैटिक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे हमारी समझ को बेहतर रूप से विकास मिल सके, जिससे हम अपने समझ को ज्यादा अच्छे से डेवलप कर सकें। तो जैसे हम मौलिक अधिकार को पढ़ते चलेंगे, फिर हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे भाग 3, भाग 4A, भाग 5, ऐसे करके धीरे धीरे हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हम आर्टिकल 1 में भी आएंगे, भाग 1 में भी आएंगे, भाग 2 में आएंगे, हैं कि भाग 2 में जो नागरिकता है आर्टिकल 5 से 11, उसको भी पढ़ेंगे हम। और भाग 1 में भी आएंगे कि जो इंडिया अर्थात भारत जो है, तो वो प्रांतों का यानी कि संघों का, जो राज्यों का संघ होगा, प्रांतों का संघ होगा, ये सब चीजें पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से 4 तक। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, और यहाँ से शुरू करते करते हम आगे आगे चलते चलते आराम से उन चीजों को समझेंगे धीरे धीरे। आप एकदम से प्रश्न ये ना रखिए कि हमको ये हमारा छूट रहा है। मैं आपको एक एक चीज लेकर चलूंगा और एक एक चीज को परिभाषित करूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कमेंट जब करेंगे तो मैं उसको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगा, जिससे आपकी समझ बेहतर हो सके। ठीक, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7007440585। उस पे व्हाट्सएप पे भी आप अपनी क्यूरी को डाल सकते हैं, जिससे मैं आपका उत्तर प्रस्तुत कर सकूंगा। ठीक, तो मन में कोई भी संशय न रखिए, आपको हर तरह से मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समझ को ज्यादा से ज्यादा मैं विकसित कर सकूं। ठीक, तो आइए समझते हैं। तो पहले हम आर्टिकल 12 से पढ़ते हैं। तो आइए हम जानते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12। ठीक, अनुच्छेद 12। ठीक, अनुच्छेद 12 शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? देखो, अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा है। राज्यों की परिभाषा है। राज्यों की परिभाषा यानी कि डिफिनेशन ऑफ स्टेट। क्या है? राज्यों की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ स्टेट। इसके निम्नलिखित तत्व हैं। इसके निम्नलिखित तत्व हैं। अब कौन कौन से तत्व हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो नंबर 1, संघ की संसद और सरकार। संघ की संसद और सरकार। नंबर 2, राज्य की या प्रांत की कह सकते हो, यानी कि राज्य या प्रांत की विधानमंडल और सरकार। राज्य की या प्रांत की विधानमंडल
और सरकार। ठीक। नंबर 3, स्थानीय संस्थाएं, जैसे नगर पालिका, और पंचायत। और चौथा है शासन शक्ति का प्रयोग करने की विधियां। शासन शक्ति को प्रयोग करने की करने वाला कोई व्यक्ति या संस्था, ये होगा। ठीक। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्यों की परिभाषा है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट है। तो इसको हम निम्नलिखित तत्वों में विभाजित करते हैं। पहला है संघ की संसद और सरकार, दूसरा है राज्य एवं प्रांत, राज्य अथवा प्रांत की विधानमंडल और सरकार, तीसरा है जो स्थानीय संस्थाएं हैं या स्थानीय स्तर की जो नगर पालिका है, पंचायत है, ये आ गई। और जो तीसरा है शासन शक्ति को प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति या संस्था, ये है। ठीक। अब हम जानते हैं कि आर्टिकल 13 क्या है, तो हम इसको इरेज करते हैं और आर्टिकल 13 में आता है। अनुच्छेद 13, तो इसमें देखो क्या है, अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों को आसंग व अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। ठीक। हमने देख लिया अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंग व अल्पीकृत करने वाली विधियां। ठीक। अब हम जानेंगे कि ये तो हमने एक आर्टिकल 13 यानी कि अनुच्छेद 13 को हम पूरे एक मूल रूप में बता दिया हमने कि मूल अधिकारों को असंग व अल्पीकृत करने वाली विधियां हैं। पर एक्चुअल में हम इसको विस्तार से हमको समझना है, तो विस्तार में हम समझने के लिए तो हम देखते हैं, हम एक मतलब चीजों को डिफाइन करेंगे। तो हम डालेंगे आर्टिकल या अनुच्छेद 13
13 क्लॉज 1, अनुच्छेद 13 खंड 1। तो अनुच्छेद 13 खंड 1 में ये है देखो, अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 में है कि संविधान लागू होने से पूर्व संविधान लागू होने से पूर्व की विधि, संविधान लागू होने से पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि, पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों को कम या मौलिक अधिकारों को कम या मौलिक अधिकारों को कम या मौलिक अधिकारों को जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ शून्य करती है। या इसे ये भी कहा जा सकता है कि संविधान लागू होने से पूर्व ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है, तो अधिकारों का उल्लंघन वह सीमित करती है, तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, यानी कि उससे उल्लंघन की सीमा तक शून्य कर दिया जाएगा, शून्य होगी। अब इसको हम समझते हैं। सीधा सा फंडा ये है कि संविधान लागू होने से पूर्व, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। वैसे तो हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था, बहुत सारी चीजें, पर पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान लागू हुआ है तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ठीक, तो संविधान पूर्व से लागू विधि, यानी कि जब हमारा संविधान नहीं था उससे पहले जो चली आ रही थी विधियां, उन विधियों के द्वारा अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या उनको सीमित किया जाता है या फिर कम या समाप्त किया जाता है, तो जहां तक वो विधि, मतलब जहां तक वो कानून जो हमारा मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है या फिर कम करता है, तो उस सीमा तक, यानी कि उस
तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक, यानी उल्लंघन जहां तक कर रहा है तो वहां तक वह शून्य हो जाएगी। मतलब ये है कि एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति के पास मान लो ये पेन पहले से है, ये व्यक्ति अगर कोई है और उस व्यक्ति के पास ये पेन पहले से है, ठीक, अब पहले से चल रहा है ये पेन, और ये पेन किसी बोर्ड को, मतलब जैसे ये बोर्ड है, ये संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू हो गया है तब हमारा ये मौलिक अधिकार है, मान लो ये बोर्ड हमारा मौलिक अधिकार है और ये पेन है जो इसमें मतलब बोर्ड में लिखा है, तो जहां तक ये बोर्ड को उल्लंघन करेगा, जहां तक बोर्ड के मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा, जहां तक हमको उसके स्पेस को उल्लंघन करेगा, तो उसको क्या हम कर देंगे, इरेज कर देंगे, यानी कि शून्य कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और जहां तक नहीं है तो कहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमको यहाँ पे लिखना है तो अब भाई लिखना है तो अब हमारे पास स्पेस की कमी हो जाएगी, तो जब स्पेस की कमी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। देखिए एक उदाहरण है, देखो क्या है कि सीधी सी बात है, जब हमारा संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 मूल रूप से, ठीक, तो उससे पहले जो विधियां चल रही थी, जो कानून बने हुए थे, उन कानूनों के द्वारा अगर हमारे मौलिक अधिकारों को या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या किसी सीमा तक उसे कम किया जाता है, तो जहां तक हमारे मौलिक अधिकार कम हो रहे हैं या उनका उल्लंघन किया जा रहा है उस कानून के द्वारा, तो वहां तक उस कानून को क्या करेंगे, उस विधि को, कानून को शून्य कर देंगे, यानी कि समाप्त कर देंगे, हटा देंगे, वो विधि वहां काम नहीं करेगी, ठीक, ये चीज है। तो हमने आर्टिकल, आप समझ ही गए होंगे और मेरे ख्याल से आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 और इसकी जो प्रवृत्ति है, ये आर्टिकल 13 जो पूरा मूल रूप से है, तो ये यही चीज दर्शाती है कि मूल अधिकारों को आतंकवादीकरण करने वाली विधियां। तो ये देखो हमने आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में समझ लिया, ठीक। तो हम और जानेंगे, कुल मिला के देखेंगे कि ये जो हमारा आर्टिकल 13 है यानी अनुच्छेद 13 खंड 1, ये 4 खंडों में विभक्त है, यानी कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 3, आर्टिकल 13 क्लॉज 4। तो ये एक हिंदी में हम इसको कहेंगे अनुच्छेद 13 खंड 1, अनुच्छेद 13 खंड 2, अनुच्छेद 13 खंड 3, अनुच्छेद 13 खंड 4। तो इस रूप में विभक्त है। तो हमने ये जान लिया आर्टिकल यानी अनुच्छेद 13 हमने जान लिया और अनुच्छेद 13 खंड 1 जान लिया, ठीक। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 13 खंड 2 के बारे में। तो लिखते हैं अनुच्छेद 13 खंड 2। इसमें क्या है, देखो इसमें ये है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को
कम या समाप्त करती हो। यदि राज्य ऐसी कोई विधि यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। ठीक, तो आप इसे नोट कर सकते हैं और कर ही लीजिए। ठीक, तो ये देखो हमने देखा कि अनुच्छेद 13 और खंड 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 खंड 2 कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। देखो उस समय क्या था, जो हमने आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में पढ़ा था, यानी कि अनुच्छेद 13 खंड 1 में पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि संविधान लागू होने से पूर्व की ऐसी कोई विधि, मतलब उसमें लिखा था कि संविधान लागू होने से पूर्व की ऐसी कोई विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या उन्हें कम करती है, तो उल्लंघन की सीमा तक शून्य होंगे। हमने उसमें देखा था पीछे वाले में। ठीक, पर इसमें क्या कह रहा है कि राज्य, उसमें था संविधान लागू होने से पूर्व, इसमें क्या कह रहा है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती हो। और यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है, तो उल्लंघन की सीमा तक, जहां तक ये पहले तो बनाएगा नहीं, और अगर बना भी दिया तो उल्लंघन की सीमा तक ये क्या होगा, शून्य कर दिया जाएगा। मतलब राज्य भी बनाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी शून्य कर दिया जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि मौलिक अधिकारों का जो कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है, और जहां तक वो कम और समाप्त कोई विधि उसको करेगी तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे ये डिफिनेशन से ही, इसमें क्या है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती हो। ठीक, यदि राज्य ऐसी कोई विधि बना भी ले तो उल्लंघन की सीमा तक, जहां तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जहां तक मौलिक अधिकारों को शोषित किया जाएगा, यानी कि जहां तक मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाएगा, तो वहां तक ये विधि या कानून जो है वो शून्य कर दिया जाएगा, यानी कि शून्य होगी। ठीक, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, वह विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। और अब आगे दूसरी ओर चलते हैं, हम चलते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 3 को, देखते हैं कि वो क्या है और वो क्या कहता है। तो इसको मिटाते हैं और फिर
और आज की क्लास में हम आर्टिकल 13 ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपको भी लंबी क्लास होगी तो शायद उतना मज़ा ना आए। ठीक, तो मैं तो चाहता हूँ कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताऊँ, पर हो सकता है शुरू की क्लासों में आप लोगों को चीज़ें अच्छी ना लगें, समझे। जब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, तो हम छोटा छोटा लेके चलेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे और बेहतर समझेंगे। ठीक, आप ये ना समझिए कि देखो, ज्ञान जो है, ज्ञान कभी ये नहीं होता कि ज्ञान हर व्यक्ति के पास होता है, सभी से ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। और सबसे बड़ा मित्र जो आपका होगा ना, तो बुक्स हैं, किताबें हैं। आप किताबें पढ़िए, उसमें मन लगाइए, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। ठीक, और वही आपको पॉजिटिव इंटेंस दिखाएगा, यानी कि पॉजिटिव सोच दिखाएगा, सकारात्मक सोच दिखाएगा, जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी होगी। ठीक, तो ज्ञान कहीं से भी मिले, ग्रहण करना चाहिए। देखो क्या है, आप ये दिमाग बिल्कुल से अपने आप में ना लगाइएगा, ये संशय बिल्कुल ना रखिएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तनिक भी भ्रामक होगा। आप कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं। चीज़ें एक्चुअल में जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी हैं, वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और आपके नैतिक जीवन के लिए भी ये बहुत उपयोगी हैं। तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग से और इंटरेस्टफुल के साथ इसको एंजॉय करना चाहिए, और पढ़ाई एंजॉय के साथ ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब प्रोफेशन मतलब हम इसको अपनी अभिवृत्ति में मतलब लगा लेंगे ना, तो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और ये हर व्यक्ति के लिए नैतिक मतलब वो है कि अगर इसके बारे में, संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ना बहुत तो मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। तो आप वीडियो के स्किप मत कीजिए, आपके बहुत ही हितकर और बहुत ही उपयोगी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। आप बिल्कुल भी वीडियो के स्किप ना करिए, और आप सही से मेरे साथ पढ़िए। तो हम इसको आर्टिकल 13 क्लॉज 3 को पढ़ेंगे अब। ठीक, देखो अब इसमें क्या है, उपर्युक्त संदर्भों में उपर्युक्त संदर्भों में उपयुक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत, उपयुक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत 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 अधिनियम अध्यादेश अधिनियम अध्यादेश नियम उपनियम उपनियम तथा आदेश का रखने वाली परंपराएं आदि
शामिल होंगी। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में है, उपयुक्त संदर्भों में प्रयुक्त होने वाली, उपयुक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत अधिनियम, नियम, आदेश, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम है, ये सारी चीजें हैं जो अधिनियम, अध्यादेश, नियम, उपनियम तथा आदेश का बल रखने वाली परंपराएं एवं आदि शामिल होंगी। ठीक, इसमें ये है। अब हम जानते हैं कि अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं समझने के लिए, तो इसमें कुछ है नहीं, हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 यानी कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 13 क्लॉज 4। ठीक, हाँ देखो इसमें क्या है, इसमें यह है कि विधि यानी कानून, विधि के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं है। ठीक, तो आप इनको नोट कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। देखो आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13 खंड 4 कहता है कि विधि के अंतर्गत यानी कानून के अंतर्गत, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि कोई विधि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है अगर, तो उनको मौलिक तो जहां तक उल्लंघन होगा वहां उस विधि को शून्य कर दिया जाएगा। ठीक, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं। तो इसमें देखो विधि के अंतर्गत यानी कानून के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं है। ठीक, तो आज की कक्षा में हमने काफी कुछ जान लिया और काफी वीडियो भी लंबी हो गई होगी हमारी, तो हम आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने कुछ बेहतर सीखा होगा और आपके अंदर कुछ बेहतर सीखने का जज्बा भी होगा। ठीक, तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो को देखें और स्किप कतई ना करें। स्किप करेंगे तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो छूट जाएंगे। ठीक, तो हमें क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ना है और थोड़ा सा मन लगा के भी पढ़ना है, एकाग्र मन से, तो जिससे हम चीजों को अच्छे से समझ सकें। ठीक, आप नोट्स भी बनाइए। ठीक, अगर आपके अंदर कोई समस्या है या फिर कोई आपको अंदर प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं किसी प्रकार का, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर मैंने क्लास के दौरान अपना व्हाट्सएप नंबर बताया है, तो उस व्हाट्सएप नंबर में आप अपना प्रश्न डालिए और मैं आपका उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक, तो आप वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए चैनल में, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो उन लोगों तक पहुंच सकेगी। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखिए और हमारे चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।